अस्सलाम वालेकुम। अमीन फार्म की हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने आपको पाकिस्तान कस्टम से ऑक्शन की गाड़ी खरीदने के तरीक़ेकार के बारे में बड़ी तफसील से बताया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि ओपन मार्केट से या किसी इंडिविजुअल शख्स से गाड़ी ऑक्शन की खरीदते वक्त किन किन चीज़ों को आपने मलहूज़े खातर रखना है। उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, आज मैं आपको माजी में यानी कि 2013 में एमनेस्टी स्कीम से क्लियर होने वाली गाड़ियों के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि माजी में क्लियर होने वाली एमनेस्टी स्कीम की गाड़ी खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों को मलहूज़े खातर रखना है ताकि इन फ्यूचर गाड़ी खरीदने के बाद आप किसी मसले का शिकार ना हो। और मज़ीद मैं ये भी बताऊंगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो पाकिस्तान आते हैं वो किस तरह एक ड्यूटी फ्री गाड़ी अपने साथ ला सकते हैं। इसके अलावा विंटेज गाड़ियां के बारे में भी बताऊंगा कि विंटेज गाड़ी की आजकल क्या पोजीशन है, क्या वो इंपोर्ट हो सकती है या नहीं। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस प्रोग्राम को एंड तक देखिए, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट से ज़रूर नवाजें। 1999 के बाद मार्च 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक SRO के ज़रिए पाकिस्तान में ऐसे अशखास जिनके पास नॉन कस्टम पेड गाड़ी है उनको वन टाइम बेसिस पे एक अदद गाड़ी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करके रेगुलराइज करने का सहूलत दी थी। उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि ये पाकिस्तान के तकरीबन 11 स्टेशन में जैसे कराची, हैदराबाद, कोयटा, गवादर यानी गडानी, उसके साथ फिर मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, पेशावर और गिलगित बिल्तिस्तान में ये सहूलत मुतारिफ करवाई। वहाँ के लोग जो है वहाँ जाके ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करते थे और अपनी गाड़ी को रेगुलराइज करवा लेते थे। अच्छा, हुआ ये कि इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस का डिफरेंस इतना था तकरीबन कि जैसे अगर कोई शख्स उसी दौर में इंपोर्टेड ओल्ड एंड यूज गाड़ियाँ अलाउ थी तो वो अगर 10 लाख रुपए टैक्स पे कर रहा है लीगल वे में, अगर वो गाड़ी लीगली इंपोर्ट करता है बाई सी शिप पे और वो कराची में पहुंचती है तो उसकी 10 लाख रुपया फर्ज की अप्रॉक्सीमेट ड्यूटी बनती है। तो वही गाड़ी अगर किसी के पास नॉन कस्टम पेड थी और ओल्ड एंड यूज गाड़ी थी वो, तो उसके तकरीबन कोई 30 to 40% कम थे उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस। अच्छा, लोगों ने काफ़ी रजिस्टर करवाई, तकरीबन कोई 51,000 अप्रॉक्सीमेट गाड़ियाँ जो है पूरे पाकिस्तान में वो रजिस्टर हुई। मार्च में ये एमनेस्टी स्कीम आई, फिर 1 महीने का टाइम था, फिर 1 महीने के बाद 15 डेज और एक्सटेंड हुआ। खैर, ये गाड़ियाँ लोगों ने रजिस्टर करवा ली। अच्छा, जैसे ही ये गाड़ियाँ रजिस्टर हुई तो उसके बाद किसी ने कंप्लेंट की या किसी तरीके से भी, बहरहाल मुख्तसर ये कि वो वफाकी टैक्स मोहतसिब साहब को के ऑफिस में भी वो इंफॉर्मेशन गई, उनको भी पता चला, तो उन्होंने उसका नोटिस लिया। नोटिस लेके उन्होंने JITs बनाई। JITs ने मुख्तलिफ कलेक्ट्रेट से इन 11 स्टेशन से पूरा एमनेस्टी स्कीम का रिकॉर्ड लिया। रिकॉर्ड लेके उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ जो JITs बनी थी उन्होंने थारोली माइन्यूटली इसको बड़ी डीपली जाके इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि जनाब कुछ गाड़ियां जो कुछ स्टेशन पे काफ़ी सारी गाड़ियां ऐसी भी रजिस्टर हो गई हैं, ऐसी गाड़ियों की भी उन्होंने पेमेंट लोगों ने कर दी है जो गाड़ियां अभी पाकिस्तान में पहुंची ही नहीं थी। असूल तो ये था कि जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी उस वक्त तक उस गाड़ी को ड्यूटी या टैक्सेस उसके नहीं लिए जाएंगे, लेकिन कुछ स्टेशन पे ऐसी बहरहाल वो सुनने में आया और हुआ वो। उसके बाद उन्होंने पूरी FTO साहब ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके पूरी उसकी रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट बनाने के बाद वो फिर आगे FBR को भिजवाई। FBR ने फिर एक्शन लिया और बहुत सारे उसमें ऑफिसर्स वगैरह जो कस्टम्स के थे लोअर लेवल के वो काफ़ी एताब का शिकार भी और उनको नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा। अच्छा, जो ये गाड़ियाँ थी जिन्होंने तो जो फिजिकली दिखाई थी यहाँ कस्टम स्टेशन पे और वाकई वो गाड़ियाँ फिजिकली अवेलेबल भी थी और उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी थी, ड्यूटी एंड टैक्सेस भी पूरे पे किए गए थे,
वो गाड़ियाँ एक्साइज से भी रजिस्टर हो गई। और साथ ही साथ चूंकि एफटीओ साहब ने ये जब मैटर उठाया तो उससे पहले जो लोग जिनकी गाड़ियाँ अभी दुबई में या वहाँ जापान में या वहाँ ऑक्शन यार्ड में ही थी और उन्होंने यहाँ एडवांस में पहले ही ड्यूटी टैक्सेस दे के शो ये किया कि जी ये फिजिकली यहाँ पे मौजूद है, और वो गाड़ियों के टैक्सेस वगैरह देने के बाद उन्होंने भी वो गाड़ियाँ यहाँ पे एक्साइज वगैरह से पाकिस्तान से मुख्तलिफ स्टेशन से वो रजिस्टर करवानी। जब उन गाड़ियों को पॉइंट आउट किया एफटीओ साहब ने अपनी रिपोर्ट में उस जेआईटी ने, तो उसके बाद पाकिस्तान कस्टम्स ने उन गाड़ियों के बारे में मुख्तलिफ एक्साइज स्टेशन को भी लिख दिया कि जनाब ये गाड़ियाँ जो फिजिकली यहाँ पे नहीं आई थी इसकी रजिस्ट्रेशन करें। अगर रजिस्ट्रेशन कर दी है तो इसको किसी भी दूसरे शख्स को वो कभी भी बगैर हमारी परमिशन के या जब तक इसका डिसीजन नहीं होता तो इसको ट्रांसफर भी ना करें। तो पाकिस्तान कस्टम से मुख्तलिफ स्टेशनों में, जिसमें खुसूसी तौर पे कराची भी है, पेशावर भी है, कोयटा भी है और भी छोटे मोटे दूसरे स्टेशन भी कुछ है, वहाँ पे इस किस्म के केसेस भी पता चले हैं कि जी जो गाड़ियाँ वहाँ थी वो अभी तक डिस्प्यूटेड हैं। यानी कि 2013 मार्च में ये स्कीम आई है और अभी ये 10 साल के बाद भी इन गाड़ियों को कोई फैसला नहीं हुआ। तो मेरी ये गुजारिश है कि वो लोग जो एमनेस्टी स्कीम की मार्केट में जाते हैं, बहुत सस्ती गाड़ी मिल जाती है, उनको पता चलता है कि जी मार्केट में फर्ज किया गाड़ी 50 लाख की है, तो 35 लाख 38 लाख या 40 लाख तक की एमनेस्टी स्कीम की गाड़ी वो कहते हैं जी हम आपको देने को तैयार हैं। जब भी आप इस किस्म की गाड़ी खरीदने लगें तो सबसे पहले आप, मैंने जैसे पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स लें, फिजिकली उस गाड़ी की पहले तो आप करवाएं वही FSL लैब जो मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में डिटेल में बताया था। लैब करवाने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके सीधे आप कंसर्न कस्टम स्टेशन पे जाएं कि जी ये गाड़ी मैं एमनेस्टी स्कीम की ले रहा हूँ, क्या ये रजिस्ट्रेशन भी इसकी हुई है? एक्साइज वालों के पास एक्साइज ने भी ओके कर दिया कि हाँ जी ठीक हुई है? नहीं, लेकिन आपने कस्टम से, कंसर्न कस्टम स्टेशन से उसको हर हालत में जो है वेरिफिकेशन उसकी करनी है। जो वो ये कहते हैं कि हाँ ये डिस्प्यूटेड वाली कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि दो कैटेगरीज है। एक वो है जो क्लियर है एमनेस्टी स्कीम की, जिनके ड्यूटी टैक्सेस पूरे दे दिए और वो गाड़ियाँ यहाँ पे फिजिकल अवेलेबल भी थी, उनकी तो ओके कर दिया, कस्टम ने भी उनकी वेरिफिकेशन दे दी। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि एफटीओ साहब ने भी पॉइंट आउट किया है, जो फिजिकली यहाँ पे पहुंची नहीं थी, बाद में आई हैं, या वो बाद में अफगानिस्तान गई हैं, अफगानिस्तान में रुकी रही हैं, ये अफगानिस्तान से बाद में आई हैं स्कीम के ख़त्म होने के बाद। तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो इलीगल है, तो उनका अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है कोर्टों में भी और मुख्तलिफ किस्म का भी। अभी कस्टम्स वालों ने उसका कोई भी डिसीजन नहीं लिया। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, जब इस किस्म की कोई गाड़ी आए ऑप्शन की, तो आप सबसे पहले, जैसे मैंने अर्ज किया, कि उसकी FSL करवाएं। FSL करवाने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की आप वेरिफिकेशन कर लें। कंसर्न जो भी कस्टम स्टेशन है जहां उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे किए गए हैं, और वहां से ये भी पूछ लें कि ये ठीक है मैं इसको खरीद लूँ। जब वो कहें ओके आप ले लें, तो फिर आप उस गाड़ी को करें। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारी मार्केट में ऐसी गाड़ियाँ जो डिस्प्यूटेड है, रजिस्टर और एक्साइज में हो चुकी हैं, लेकिन वो कस्टम में अभी तक डिस्प्यूटेड है। जब आपने खुदा ना खास्ता लालच में आके 50 लाख की गाड़ी 35 लाख या 30 लाख में आपने खरीद ली, कल को आप उसको जब बेचने जाएंगे तो पता चलेगा कि जी वो गाड़ी जो है वो तो कोई, उसकी तो लीगल हैसियत ही कोई नहीं है। तो इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश है कि इस किस्म की गाड़ी खरीदते वक्त आप जो है बड़े मोहतात रहें, और मोहतात होने के साथ साथ अपनी वेरिफिकेशन करवा के फिर आप गाड़ी खरीदने के बारे में सोचें। ये तो नादरीन, ये मैंने बताया आपको मादी की गाड़ियों का। अब इन फ्यूचर के बारे में मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए, फ़ोन भी किए, वैसे भी ईमेल के ज़रिए भी, और गाय बगाए जो पर्सनली कोई मिलता है वो भी मुझसे ये क्वेश्चन करता है कि इन फ्यूचर आप जो एमनेस्टी स्कीम आने वाली इसके बारे में बताएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एफटीओ साहब की रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसको देखें। वो मोर देन 50 पेजेस से ज़्यादा है, बड़ी ही डिटेल रिपोर्ट है। उसमें हर चीज़, एक एक चीज़ उन्होंने जो है मेहनत की, और उस टीम ने पूरी जीआईटी जो भी थी तो उन्होंने बड़ी डिटेल में उसमें दिया, और आखिर में उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है कि इस किस्म की स्कीम बिल्कुल इन फ्यूचर नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि अभी जो अखबारों में हम पढ़ते हैं कि IMF भी एमनेस्टी स्कीम के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इन फ्यूचर में कोई भी स्कीम एमनेस्टी की गाड़ियों के सिलसिले में आने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस चक्कर में हैं कि हम जो है कोयटा से या चमन से गाड़ी वो ले लेते हैं, लेके उसको रख लेते हैं, तो मुमकिन है 2-4 साल 6 साल में वो आ जाए, तो हमारे पास होल्डिंग पावर है तो हम वो लेके रख लेते हैं, तो कल को फ़ायदा हो जाएगा।
तो मेरी ये गुजारिश है कि आप इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें, बिल्कुल ऐसी गाड़ी ना लें, क्योंकि इन फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं है कि ये एमएनसी स्कीम वगैरह इस किस्म की कोई आए। ये ना हो कि आप वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी खरीद के कहीं रख लें और आपके पैसे भी वो जो ज़ाया जाएं और गाड़ी भी आप ना चला सकें। और इस किस्म की गाड़ियाँ वो बिकती भी नहीं है। भारत से ज़्यादा तो बेहतर जो शख्स खरीदने वाला है वो अपनी पूरी तहकीक करके ही वो गाड़ी खरीदता है। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है कि इन चक्करों में बिल्कुल हरगिज़ ना पड़े कि वो गाड़ी लें और एमएनसी स्कीम का इंतज़ार करें। दूसरा नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि टूरिस्ट ड्यूटी फ्री गाड़ी एक अदद किस तरह मंगवा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो टूरिस्ट जो फॉरेनर हैं, यानी कि पाकिस्तान नेशनल नहीं हैं, एक्चुअली वो जो है वो होते ही फॉरेनर्स हैं, और फॉरेनर्स किसी पर्पस के लिए या टूरिस्ट के लिए या किसी बिजनेस के लिए वो यहाँ पे पाकिस्तान में आता है, बाई रोड आता है या बाई कंटेनर या बाई सी अपनी गाड़ी को बुक करवा देता है। तो उसके लिए ये है कि जी यहाँ पे कारनेट डी पैसेज वो एक स्कीम है, उसके तहत जो वो यहाँ पे बैंक गारंटी अपनी वो रखवाएगा जब वो गाड़ी उसकी आएगी। उस ड्यूटी एंड टैक्सेस की जितनी उस गाड़ी पे लेविएबल ड्यूटी एंड टैक्सेस का फ़र्ज़ किया, उस पर 50 लाख है तो 50 लाख की वो बैंक गारंटी जो है वो कस्टम्स के पास रखवाएगा, और 90 डेज़ के अंदर उसको टाइम दिया कि वो गाड़ी को अपनी को वापस ले जाएगा। अगर 90 डेज़ गुजरने से पहले वो ये समझता है कि मुझे मज़ीद कुछ टाइम एक्सटेंड वगैरह करवाना है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि वो फॉरेनर जो है वो फिर FBR को कांटेक्ट करेगा, FBR उसकी एक्सटेंशन जो है वो उसको कर देगा। इसके अलावा नाज़रीन ये है कि विंटेज कार का बड़ा इशू चला हुआ है। ये तकरीबन जनवरी 2018 में FBR ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि जनाब विंटेज कारें वो जो मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड हैं वो कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पे मंगवा सकता है विंटेज कार की उसमें स्कीम में, और उसके लिए $5,000 या इसके बराबर उसको ड्यूटी फिक्स रजीम के तहत पे करनी हो। लेकिन जैसे वो लेटर कराची कस्टम हाउस में आया तो हमारे कस्टम वालों ने, कराची वालों ने फ़ौरन लेटर FBR को लिखा कि जनाब ये जो है इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चूँकि रेगुलेटरी मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद पाकिस्तान है, तो उनसे भी जब तक वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ये ऑर्डर। खैर FBR ने भी मैटर ये जब टेकअप किया, मुख्तसर ये कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एंड पे ये हुआ कि जी बिल्कुल, कोर्टों में भी लोग बहुत सारे गए, एंड पे ये हुआ कि जी बिल्कुल ये लीगल है, ये नहीं हो सकता, और वो वहीं की वहीं वो SRO रुक गया, वो आज तक नहीं हुआ इशू। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि इस वक्त भी ये विंटेज कार का जो लोग मुझसे पूछते हैं या फ़ोन करते हैं या किसी तरीके से भी अप्रोच करते हैं, तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि विंटेज कार की $5,000 दो और अपनी गाड़ी को लीगल करवा लो। वो कहानी अभी फ़िलहाल मार्केट में बिल्कुल नहीं है, फील्ड नहीं है इस किस्म की। जब कभी वो होगी और मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है कि नाज़रीन मेरी ये तमाम चीज़ें और ये बातें आपको पसंद आई होंगी, मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट से ज़रूर नवाजें ताकि आपके आने वाले प्रोग्राम को मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा मैं बना सकूं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।